Hey guys, welcome back to the channel. This is the session 2 of astrophysics. So let's go. तो हमने पिछले उसमें काफी सारी चीजें समझी, काफी सारी चीजें पढ़ी थी हमें। मतलब बेसिकली हमने क्या समझा पिछले वाले में, हमने सब देखा कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी की और अलग अलग ब्रांचेस क्या होती है और बाकी चीजें इंस्टीट्यूशंस में कौन सा जा सकते हैं, कौन सा नहीं जा सकते, कैसे क्या एग्जाम होता है, कैसे क्या पहुंचना रहता है, KVB वगैरह वगैरह। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख के आओ क्योंकि इसका कंटिन्यूशन में सेकंड पार्ट है। तो चलिए चालू करते हैं कुछ क्विज़ेस से। सो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन गवर्नमेंट? Roscosmos, Russia again, SpaceX, Elon Musk, NASA, USA. And the answer is definitely B, SpaceX. क्योंकि Roscosmos Russia में है, it is a government agency. NASA is also a government agency. Only SpaceX is private one, which is owned by Elon Musk and founded in 2002. Okay, so let's go. Astrophysics is a sibling of cosmology, classical, quantum, all of the above. That's we definitely know is cosmology. Okay, so what we are going to do today? We are going to learn today The history of our universe, the Big Bang Theory. तो तुम सबको पता होगा यार ये Big Bang Theory क्या है? किस कम्बख्त को नहीं पता होगा कि Big Bang Theory क्या होती है? अब जैसे नहीं पता सीख जाएंगे भाई, कोई नहीं, नेचर की बात नहीं है, सीखेंगे। Okay, then we have system in our universe. तो हम ब्लैक होल और स्टार्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग तरह के स्टार्स होते हैं, डार्क एनर्जी होती है, डार्क मैटर होता है, and of course Big Bang. Okay, so let's start with history of our universe. कि हमारा यूनिवर्स कितने साल पुराना और कैसे बना? तो एक्चुअली मैं बोलूँ कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। तो तुम बोलोगे यार सही बात है, वैसे है ही सही। So यूनिवर्स वाज फॉर्म अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट। ओके, सो फिर हमारे कुछ एनिमेशंस ऐसे कलाकार लोग आ चुके हैं, तो कोई भी इसका नाम हो। ओके, वन फाइन डे डैश वाज क्यूरियसली आस्किंग हिज मॉम अबाउट समथिंग। Mom, I have a question. Has God created us? Why did you ask this question? I want to be an astronomer, so I think I should know the history of our existence. Oh, I astronomer. Oh wow! As a scientist, I believe in Big Bang rather than other explanation. Big Bang. Okay, what is Big Bang, Mom? Big Bang theory is a model which gives us a logical explanation for the existence of universe and a life too. तो एक्चुअली यार बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो किसी साइंटिस्ट ने ऑफ कोर्स बनाई है और उसने एस्ट्रोफिजिक्स से पढ़ा तभी उसने थ्योरी बनाई है। तो इस थ्योरी में इट इज अ मॉडल, इट एक्सप्लेन्स द लॉजिकल हैपनिंग्स दैट कुड हैव डन एट दैट टाइम। ओके, ऐसे बना, ऐसे फॉर्मेशन हो, ऐसे एलिमेंट बना, ऐसा एक्सप्लोजन हो, यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो, मैटर था, फिर आ गया किसी तरह। तो इसी के बारे में बिग बैंग थ्योरी आगे जानते हैं। इट्स सो इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट इट। वेट, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो भाई बेसिकली क्या था कि बिग बैंग थ्योरी के अलावा दो और थ्योरी थी। मतलब थ्योरी तो बहुत सारी थी, करोड़ों थ्योरीज होगी, लेकिन उसमें से तुम हर थ्योरी नहीं बोल सकते कि यार हर थ्योरी सही थी। तो बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा ज्यादा क्या बोल सकते, थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया गया, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में मतलब लॉजिक समझ में आ रहा था। अच्छा ऐसा है, जैसे तुम बोलोगे 1+1 2 होता है, 1+1 11 नहीं होता, वैसे ही बिग बैंग थ्योरी में लॉजिक समझ में आ रहा था। तो उसके साथ थोड़ी दो और अलग थ्योरीज है, एक स्टेडी स्टेट थ्योरी और एक पल्सेटिंग थ्योरी है। तो ये तीनों थ्योरी यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड ही है, लेकिन ये तीनों चीज अलग अलग बताती है। सो वी हैव 3 थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी एंड पल्सेटिंग थ्योरी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू बिग बैंग थ्योरी। बैंग। ओके, सो व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? तो यार पहले पढ़ ले अपन। The Big Bang theory is a cosmological model of the observable universe from the earliest known periods, though through its large-scale evolution. Detailed measurements of expansion rate of the universe place the Big Bang at around 13.8 billion years ago, which is thus considered the age of the universe. Universe is everything from a tiniest to large creature. तो हम देखते हैं यार, अभी हमने देखा कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। अब कैसे फॉर्म हुआ? तो एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है, इट इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि वो देते हैं हमें कि यार कुछ था, कुछ एटम्स थे, कुछ था वहां पर, कुछ मैटर वगैरह में इंटरेक्शन हुआ, नहीं तो एक्सप्लोजन हो गया। बट तो एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ? ये कोई नई चीज धीरे धीरे लाइफ फॉर्म होना चालू हुआ, धीरे 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 धीरे, तो ऐसे चलता गया। तो हम अभी देखते हैं हमारी पेन की टिप से लेके पेन की सब सारी चीजें मैटर है, और दैट इज ऑल यूनिवर्स। सो गैलेक्सी टू आवर ओन एग्जिस्टेंस, तो तुम सबको पता है, मुझे भी पता है, हम मिल्की वे में रहते हैं। Okay, so multiple scientific theories plus creation myths from around the world try to explain the origin of the universe. और facts और myths में बहुत different होता है। Facts scientifically proven रहता है और myths काफी different। But the most widely accepted explanation is the Big Bang theory. जैसा मतलब इसको मैंने बोला ज्यादा वेटेज दिया जाता है, तो बिग बैंग थ्योरी को ज्यादा वेटेज दिया जाता है बाकी दो थ्योरी से, बट उनको भी रखते हैं कंपैरिजन में, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन होने में ही मजा है।
ओके सो यू कैन सी दिस इज अ मॉडल स्ट्रक्चर लाइक हियर ये बताया जा रहा है कि दिस इज बिग बैंग एक्सपेंशन। तो मतलब कैसे हुआ 30.8 बिलियन ईयर्स किस टाइप से चीजें हुआ, कैसे डार्क एनर्जी था, कैसे क्या हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ, मतलब तुम ये देख रहे हो इस साइड जो सन की रेस टाइप की जो चीज है, तो यहाँ पर कुछ था, क्वांटम फ्लक्चुएशंस वगैरह हुए, तो वहाँ पे कुछ था, तो धीरे धीरे एक्सप्लोजन हुआ। तो एक्सप्लोजन में बहुत सारे स्टार्स बने, तो बहुत सारे स्टार्स बने, तो बहुत सारे स्टार से क्या बना, बहुत सारे स्टार से गैलेक्सी बना, गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के बाद गैलेक्सी के अंदर अलग एक सोलर सिस्टम बनी, और सोलर सिस्टम के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स बने, तो प्लैनेट के अंदर भी लाइफ बनी। तो आज की डेट में हमें पता है कि लाइफ बस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, तो बस अर्थ पे एग्जिस्ट करती, जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो गैलेक्सी हो, कि मतलब दो गैलेक्सी, चलो गैलेक्सी बहुत सारी, स्पाइरल गैलेक्सी हो गई, हमारी कुछ हो गई, उनकी कुछ हो गई, रेक्टेंगुलर गैलेक्सी हो गई, अलग अलग टाइप की गैलेक्सी होती है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि समझो यार दो गैलेक्सी है, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे और वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। या तीसरी गैलेक्सी ऐसी हो कि वो हम लोग को जानते हैं लेकिन वो हमसे इंटरैक्ट करना नहीं चाह रहे, कुछ रीजन के लिए। ओके, इन द फर्स्ट सेकंड देयर वाज जस्ट एन एम्प्टी स्पेस। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है कि यार बिग बैंग थ्योरी हमारा कैसे स्टार्ट हुआ। जब पहले हुआ था कि जब कुछ नहीं था, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खुला खुला कुछ था ही नहीं। उसके बाद सडनली टाइनी स्पार्क ऑफ लाइट अपीयर्ड, फ्यू मिलीमीटर वाइड, मतलब बहुत छोटा सा टाइनी स्पार्क अपीयर हुआ। इट स्टार्टेड एज हॉट एंड infinitely dense point similar to supercharged black hole। एक छोटा सा पॉइंट था, उसमें इतना गर्म, इतना भाई डेंस पॉइंट था, वो डेंस होता जा रहा था धीरे धीरे। अब आगे क्या हुआ? Okay, so this originated from brilliant work of American astronomer Edwin Hubble. Okay, so then we have about 13.7 billion years ago, this tiny singularity became so unstable that it vibrantly exploded. It means it was expanding faster than the speed of light. यार एक्चुअली क्या हुआ, जो छोटा सा पार्टिकल था उसमें ऐसा वाइब्रेशंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो एक्सपैंड हुआ, वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज था इसका, वो समझ सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट से तेज, फिर 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से भी तेज हो भाई, फिर एक्सप्लोजन बूम, तो धीरे धीरे नई चीजें बनती फॉर्म होती गई, कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म होते गए। Okay, then from this explosion, bang, the matter, energy और space time is created। मतलब एक्सप्लोजन से ऐसा मानते हैं कि यार एक एनर्जी क्रिएट हुआ, मैटर क्रिएट हुआ, एनर्जी क्रिएट हुआ और वो एक स्पेस बन गया, लेकिन उस पर टाइम भी हो गया। कि जैसा हम लोग को पता है कि हम लोग जो अर्थ पे हैं, हमारे यहाँ 3D होता है, मतलब अब वी हैव हाइट, वी हैव ब्रेथ एंड वी हैव लेंथ, पर स्पेस में हमारा चौथा भी है, चौथा डायमेंशन टाइम होता है स्पेस में। ओके, व्हाट कम्स नेक्स्ट इज डिवाइड इनटू 2 एरास। तो यार ये बहुत सही चीज है और बहुत बढ़िया चीज है समझने के लिए कि हमारे जो एरास थे, हमारे 2 एरा थे। सो वी हैव इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। द फर्स्ट एरा वाज रेडिएशन एरा एंड द सेकंड एरा वाज मैटर एरा। तो रेडिएशन एरा में क्या हुआ कि दिस वाज नेम फॉर द डोमिनेंस ऑफ रेडिएशन राइट आफ्टर बिग बैंग। तो अब हमें पता है कि भाई यूरेनियम वगैरह या न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ ऐसी चीजें होती है, हरकतें होती है, कुछ हरकतें देते हैं, वैसे तो इसमें क्या होता है कि सडनली मतलब कभी कुछ फट बढ़ गया, न्यूक्लियर रिएक्टर लीक वगैरह हो गए, तो उसमें क्या होता है, सर रेडिएशन बाहर आते हैं। तो रेडिएशन से एब्नॉर्मल चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें होती है रेडिएशन से, और वैसे नुकसान ही करता है। सो रेडिएशन आ रहा है इसलिए हो गया कि बिग बैंग के बाद रेडिएशन फैल गया। तो रेडिएशन आ रहा में इनिशियली मतलब टेम्परेचर था 10 to the power 40 केल्विन टेम्परेचर था, और इमीडिएट आफ्टर बिग बैंग मतलब जैसे ही फटा एक्सप्लोजन हुआ, तो उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर हुआ था वहाँ का 10 to the power 40 केल्विन, भैया मजाक नहीं, 10 to the power 40 केल्विन। So no matter existed only energy। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब एक्सप्लोजन हुआ, रेडिएशन आ रहा था, वहाँ बस रेडिएशन ही रेडिएशन था, रेडिएशन ही रेडिएशन। तो उस रेडिएशन को या एनर्जी दे दिया, मतलब रेडिएशन को यहाँ पे एनर्जी बोला जा रहा था, उस समय बस रेडिएशन ही था। That's why it is known as रेडिएशन एरा। और वहाँ पे तब कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ नहीं, ना तुम्हारी जिद, ना तुम्हारा पाप, ना कुछ भी। तो the temperature was too high, बहुत गर्मी था। There were many forces acting on them. Basically, the 4 fundamental forces about which you will learn in your higher classes. Okay, the temperature was decreasing slowly. धीरे-धीरे ठंडा हो रहा था। With that, universe was rapidly expanding from the size of an atom to a grapefruit। मतलब पहले एकदम छोटा सा tiny particle था ऐसे, फिर एक बड़ा सा बन गया। क्या बन गया? I think that is oranges। Grapefruit, okay, not oranges। Okay, this time universe was piping hot and it created some particles smaller than electrons। Okay, तो अब हमारे धीरे धीरे particles बनना चालू हो गए, हमारा expansion ऐसे हुआ है, तुम्हें दिख रहा है, from this to this we grew। This is the expansion, this is time, so this is expansion time graph। Universe rapidly expanded, like एक बना और एकदम फट जैसे लड़ी नहीं चलती, फट वैसे expand होते गया एकदम। All universe ingredients were present, but this was still very hot for all substance particles to form। हुआ
कि यार अब हम लोग के उसमें पार्टिकल्स तो थे बड़े बड़े, लेकिन अभी भी हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर्म नहीं हुए। तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जब नीचे आएगा तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर्म होना चालू हो जाएंगे। सो यूनिवर्स कूल्ड डाउन इनफ दोस स्मॉल पार्टिकल्स टू बाइंड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फॉर्म प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा होता गया यूनिवर्स, धीरे धीरे पार्टिकल्स ठंडे होते गए, पार्टिकल्स ठंडे होते गए तो फिर वो एक दूसरे से कंबाइन हो गए, दे बाइंडेड एंड दे फॉर्म प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। ऐसे हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जन्म हुआ। फिर उसके थोड़े टाइम बाद तब टेम्परेचर और कम हुआ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस कि भाई ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले बने थे अब उनमें भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए। एंड फर्स्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स फॉर्म। तुम्हें पता है पहला एलिमेंट क्या बना था? इट वाज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम नहीं बना था, हीलियम न्यूक्लियाई वाज क्रिएटेड। और न्यूक्लियाई से क्या बनता है? एटम बनता है जब और इकट्ठे हो जाते हैं। सो द फर्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव दैट वाज फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स इज इन फैक्ट हीलियम न्यूक्लियाई। But electrons didn't recombine. वो recombine नहीं हुए because of so much heat and energy. They were moving so fast that forming the bond was impossible. यार क्या हुआ? अब आगे समझो कि यार तुम्हारा एक छोटा एक एटम है, अब इतनी स्पीड मतलब एकदम तेज भाग रहा है, वो ठंडी नहीं हो रही, इतना हीट इतना एनर्जी, भागते रहे, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा और रिकम्बाइन नहीं हो पा रहे फिर से। Okay, then we have another scientist, David Spergel, theoretical astrophysicist, is an expert in Big Bang theory. According to this theory, the universe was born after a massive explosion called the Big Bang. तो ये जो है डेविड स्पेरगल, इनने बताया था कि मतलब इनने बिग बैंग थ्योरी दिया था कि भाई यूनिवर्स वगैरह कैसे हुआ। एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, तो उनने बोला कि यार जो अपना यूनिवर्स है उसका उससे जो साइज था बहुत छोटा, लेकिन सेकंड्स में वो एक मतलब छोटे से एटम से मार्स के साइज का बन गया। तो स्लोली देन 80 टाइम्स ऑफ द अर्थ, फिर 80 टाइम्स ऑफ अर्थ। इट वाज प्योर एनर्जी एंड नो मैटर। तो यार एक डिफरेंस इसमें आता है प्योर एनर्जी और डार्क मैटर में। मतलब डार्क एनर्जी अलग चीज होता है, तो बाद में बताएंगे, देखेंगे वो बाद में हम लोग, लेकिन ये यहाँ पे चीज है। इट वाज प्योर एनर्जी एंड नो मैटर, कि बस एनर्जी था, मैटर कोई नहीं था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, E इक्वल टू mc²। E क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट होल स्क्वायर। इट आल्सो सेज हाउ द यूनिवर्स क्रिएटेड इट्स फर्स्ट मैटर। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर सेकंड थ्योरी, दैट इज स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो अभी हमने देखा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, अब हम देखने वाले हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में। So this theory states that the universe appears the same at all times and at all points. It is changing without a beginning or an end. तो यार steady state मॉडल है, मतलब बिग बैंग थ्योरी कंप्लीटली अलग था। ये दूसरा साइंटिस्ट ने बनाया स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो इसमें क्या हुआ, इनने बोला कि कोई एक्सप्लोजन वगैरह नहीं हुआ था, पहले एक छोटा एटम था, फिर वो मतलब एटम था, फिर वो पार्टिकल बना, पार्टिकल से थोड़ा बना, फिर और बड़ा बना, फिर और बड़ा बना, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन में वो ग्रो करता गया, पहले इतना, फिर इतना बड़ा बनता गया। तो मतलब इतना नहीं था कि बस बिग बैंग थ्योरी में काफी डिटेल में दिया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी वगैरह बस इतना ही था। तो इसमें एक यूनिफॉर्म ग्रोथ हुआ, ये बताता है स्टेडी स्टेट मॉडल। देन वी हैव पल्सेटिंग थ्योरी। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। दिस थ्योरी सेज दैट ऑल मैटर इज फ्लाइंग अपार्ट फ्रॉम अ हेवीली कॉम्पैक्टेड मास एंड विल इवेंचुअली स्लो डाउन, begin to contract and become so condensed that it will explode again and the expansion will start again। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक छोटा एटम बना, फिर छोटा एटम थोड़ा और बड़ा बना, फिर और बड़ा हुआ, फिर वो फिर फट गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, ऐसे चलता रहा। और ऐसे यूनिवर्स हो रहा है। तो मतलब ऐसे तो मान सकते हो इस थ्योरी के हिसाब से, जब भी हमारा यूनिवर्स अर्थ बन रहा है तो किसी मतलब एक टाइम आएगा कि अर्थ वापस फटेगा, फिर वापस सोने से चालू होगा। तो कैसे था एक्सप्लोजन हो सकता है। ओके, सो लेट्स हैव सम क्विज। Initially in universe only dash existed. Okay, so answer is C, I guess. Oh, it's B. Okay. Oh, sure, yeah. It was radiation and it was energy. Initially in universe only energy existed. No matter. Which is the first element created? Helium nuclei. Okay, तो हम बात करते हैं मैटर एरा के बारे में। तो अभी हमने रेडिएशन एरा पढ़ा, तो भाई रेडिएशन एरा में हमने देखा कि एनर्जी वगैरह कैसे फॉर्म होगा, बट मैटर नहीं था। हाँ, मैटर एरा में हम देखेंगे कि मैटर कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, मैटर एरा, द बिल्डिंग एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैटर एरा। कि भाई जब एलिमेंट्स बिल्ड होना चालू है तो मैटर क्रिएट होना चालू हुआ। इट इज डिफाइंड एज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस एंड प्रीडोमिनेंस इन यूनिवर्स। मैटर एरा, हियर द स्पैन इज बिलियन ऑफ इयर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस कॉल्ड इपोक। तो एक्चुअली क्या हुआ कि यार जैसा अपना बिग बैंग एक्सप्लोजन मतलब रेडिएशन एरा में एनर्जी तो भाई चुटकियों में फैल गई, स्पीड ऑफ लाइट से तेज फैल गई, लेकिन मैटर एरा भाई मतलब स्टेप बाय स्टेप हुआ, धीरे धीरे हुआ, एकदम नहीं हो गया कि एकदम सडन चेंज हो गया बूम करके कुछ भी बन गया। तो मैटर एरा में अपने इतनी चीजें आती है। दिस वाज एटॉमिक एपोच, दिस इज गैलेक्टिक एपोक, दिस इज स्टेलर एपोक। तो यार ये तीनों मैटर एरा के तीन सब डिवीजन है। अभी हम जिसमें रहते हैं वो स्टेलर एपोक है। दिस इज ऑफ स्टार्स 1, दिस इज गैलेक्सी 1 एंड दिस इज एटॉमिक 1। So atomic epoch, टेम्परेचर इस समय था 3000 केल्विन, 3000 केल्विन। टाइम आफ्टर बिग बैंग 50,000 years।
मतलब जब बिग बैंग हो गया था तब उसके 50,000 साल बाद मैटर रहना स्टार्ट हुआ. इट वॉज फॉगी बिकॉज ऑफ क्राउडेड इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकल्स. मतलब ये तो मैं फॉग दिख रहा है, तो फॉग क्यों था? क्योंकि वहाँ पे उस समय इलेक्ट्रॉन और बाकी पार्टिकल्स बहुत डेंसली फैले हुए थे और एक साथ थे. डेंसिटी बहुत हाई था, इसलिए तरह वो दिखता था क्राउडेड टाइप का. लाइट वाज ट्रैप्ड इनसाइड इट एंड वाज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ. जैसे हम बोलते हैं ना कि जो ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल में बाहर से अंदर लाइट एंटर कर सकती है लेकिन अंदर से बाहर लाइट एग्जिट नहीं कर सकती. सो दिस इज द सेम कि इसमें भी लाइट ट्रैप था अंदर, क्योंकि इतना डेंस था, निकल ही नहीं पाया, बादल जैसा था, तो उसमें अंदर इधर उधर घूम फिर के निकल गए. आफ्टर सम टाइम the temperature cooled down enough to attract the electron attached to nuclei for the first time called recombination. फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे टेम्परेचर इनमें भी कम हुआ. तो रेडिएशन एरा में मैटर एरा में क्या हुआ कि धीरे धीरे एटम्स और मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड करने लगे, तो धीरे धीरे एटम बनना चालू हो गए. The second element was created हाइड्रोजन. पहला हीलियम न्यूक्लियस बना, सेकंड एलिमेंट बना हाइड्रोजन एटम. Okay, so now we have galactic epoch. So time after Big Bang, 200 million years ago. Okay, तो हमने देखा यार, मतलब जो पहला था एटॉमिक एपोक, तो वो था 50,000 साल बिग बैंग की बात हो रही है, 200 मिलियन ईयर्स अगो. तो देख रहे हो कितना टाइम, कितना स्पैन ऑफ बिलियन ईयर्स लगा इसमें. टाइम आफ्टर बिग बैंग 200 मिलियन ईयर्स. द हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम्स dotted the universe with atomic clouds. Within the clouds, small packets of gas may have had enough gravity to cause atoms to collide. These clusters of atoms in galactic epoch because the seedlings of galaxies. मतलब ये हो कि एटॉमिक एपोक में हमारे एटम्स बने और थोड़े थोड़े सब्सटेंसेस बनना चालू हो गए. फिर गैलेक्टिक एपोक में हमारी गैलेक्सीज फॉर्म होना चालू हो गए. गैलेक्सीज का मतलब क्या? व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्स. मतलब उसमें एक नहीं करोड़ों स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. अभी हम जिस एरा में रहते हैं वो स्टेलर एपोक. तो स्टेलर एपोक टाइम आफ्टर बिग बैंग 3 बिलियन ईयर्स अगो. 200 मिलियन मान लगी ना, 3 बिलियन सीधा. Nested inside those galaxies, stars began to form. In doing so, they co-ed the latest and current stage of universe development. जो हमारा करंट में हम जहाँ पे रहते हैं, that is stellar epoch. अब आगे भी कुछ होगा, stellar epoch. The formation of stars then caused a tremendous ripple effects and helped shape the universe as we know today. Heat within the stars caused a conversion of helium and hydrogen into almost all the remaining elements. अब क्या हुआ कि भाई हीलियम और हाइड्रोजन से ही उसमें कुछ मिला हुआ है, यहाँ से गर्मा टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ और इसके रिएक्शन वगैरह से ही बाकी एलिमेंट्स फॉर्म हुए जो हम जानते हैं. हमारी पीरियोडिक टेबल है, हेनरी मोसले ने दिया था, सर ने दिया था. इट वाज 1913 आई गेस. हाँ, इट वाज 1913. सो इन टर्न those elements became the building blocks of planets, moon, life, everything that we see today. मतलब जो एलिमेंट्स उस समय बने थे हाइड्रोजन हीलियम, तो उनकी वजह से जो आज हम सारी चीजें देखते हैं, सन देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं. एंड दैट इज ट्रू बिकॉज सन, भैया सन क्या करता है, सन कैसे फॉर्म हुआ? सन में बेसिकली कौन सी गैसेस होती है? सन में हमारा हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है. Well, countess of our universe remains. It is only a matter of time for some long. Short answer to yours. That is from man. तो अब कुछ करते हैं. In which epoch we are in stellar. Which is the second element created? Hydrogen. System in a universe. अब हम देखने वाले हैं कि यार हमारी यूनिवर्स का सिस्टम कैसा है, हम कहाँ पे रहते हैं, कौन से हम में रहते हैं. Okay, so we are going to talk about galaxies. So galaxies क्या होता है? Galaxies are sprawling systems of dust, gas, dark matter, and anywhere from a million to a trillion stars that are held together by gravity. तो अगर आम भाषा में बोलूँ तो यार गैलेक्सी क्या होता है? So galaxy is a combination of stars और ये gravity is held मतलब together एक साथ पकड़े हुए हैं. Okay, nearly all large galaxies are thought to also contain supermassive black holes at their center. ये बात सच है कि यार जितनी भी गैलेक्सी होती है तो हर गैलेक्सी के बीच में एक ना एक ब्लैक होल तो होता ही है और बहुत बड़ा होता है ब्लैक होल. Research released in 2016 revised the number of galaxies in the observable universe from a previous estimate of 200 billion to into 10 to the power 11 to suggested 2 trillion to into 10 to the power 12 or more. And overall, as many as estimated 1 into 10 to the power 24 stars. तुम लोगों को पता है कि हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? कुछ पता होगा भाई. लिव इन मिल्की वे. We live in a Milky Way galaxy. The Milky Way is central black hole known as Sagittarius. तो जो हमारा ब्लैक होल है, हमारा जो मिल्की वे के सेंटर में ब्लैक होल है वो है Sagittarius. Sagittarius A has a mass 4 million times greater than the sun. तो भैया जो हमारा उसका मास है Sagittarius है, हमारा जो ब्लैक होल है जो मिल्की वे के सेंटर में, उसका मास 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है सन के मास से. तो तुम्हें पता है कि कौन से यूनिट्स हम यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने में? नॉर्मली हम बात करते हैं लाइट ईयर्स के बारे में, लेकिन लाइट ईयर्स के अलावा भी बहुत सारे यूनिट है हमारे पास. इन एस्ट्रोनॉमी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्टेंस आर द लाइट ईयर, पैरसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो भाई ये अर्थ है कि डिस्टेंस एक पैरसेक हो गया एक स्टार से. एंगल वगैरह मतलब ट्रिग्नोमेट्री इस पे हम पूरा यूज करते हैं. एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU मतलब एक यूनिट खुद में यूनिट है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन व्हिच इज अबाउट
क्या बोल 93 million miles or 150 million kilometers. What is light year? An unit of astronomical distance equivalent to the distance that light travels in 1 year, which is 9.4607 into 10 to the power 12 किलोमीटर, nearly 6 million miles. तो लाइट ईयर एक यूनिट है, इससे हम डिस्टेंस देखते हैं कि भाई एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करता है, तो उससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं. फिर पार्सेक है, द पार्सेक सिंबल पीसी, इट्स पीसी नॉट, इज अ यूनिट ऑफ लेंथ used to measure the large distances to astronomical objects outside the solar system. अब देखो सोलर सिस्टम के अंदर हम लाइट ईयर्स यूज करते हैं और सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे सोलर सिस्टम का मेजर करना रहता है, तो वहाँ हम पार्सेक यूज करते हैं. वन पार्सेक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 31 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 90 trillion miles or 210,000 astronomical units, and equates to about 3.3 light years. Okay, तो जिस चीज का तुम सबको इंतजार था वो अब आ गया. दिस इज ब्लैक होल. यार ब्लैक होल क्या होता है? A black hole is a region of space-time where gravity sources from the nothing. No particles or even light can escape from it. सर ब्लैक होल में मतलब बोला ऐसा जाता है, assume that this is a black hole. ब्लैक होल में कोई लाइट वगैरह एंटर तो कर सकता है, मतलब ऐसा अगर फ्यूचर में पॉसिबल हो कि हम किसी ब्लैक होल में घुस गए लेकिन फिर हम बाहर नहीं आ सकते. लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एक व्हाइट होल भी होता है. तो व्हाइट होल क्या होता है? व्हाइट होल ब्लैक होल का एकदम अपोजिट होता है कि हम अगर ब्लैक होल से जाते हैं व्हाइट होल से निकल सकते हैं. बट व्हाइट होल हाइपोथेटिकल चीज है, थ्योरेटिकल है कंप्लीटली. वो मतलब माना गया था, कॉन्ट्रास्ट में लिया गया था ब्लैक होल. सो ब्लैक होल्स ऑफ stellar mass are expected to form when very massive stars collapse at the end of their life cycle. A black hole and its shadow have been captured in an image from first time by NASA. तो भैया यार एक ब्लैक होल का फोटो कैप्चर किया था नासा ने. तो एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें ये होता है कि ब्लैक होल फॉर्म कैसे होते हैं. ब्लैक होल ऐसे फॉर्म होते हैं जब भाई बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, वो मतलब मर जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, उनका फ्यूल खत्म हो जाता है, उनका ये मतलब जो गैसेस वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो उनमें एक्सप्लोजन होता है, फैट, फिर धीरे धीरे प्रोसेस होता है तो फिर वो ब्लैक होल बन जाते हैं. In many ways, a black hole acts like an ideal black body, as it reflects no light. There is a huge energy difference from the flat surface to the curved one. The energy enormously increases. This temperature is on the order of billions of Kelvin for black holes of stellar mass, term used to define mass of stars, making it essentially impossible to observe. So white hole hypothetical चीज है. A white hole is a hypothetical region of space-time which cannot be entered from the outside, although energy, matter and light can escape from it. There is a reverse of black hole. जैसे तुम्हें पता है, तो white hole का concept क्या है कि white hole में तुम अंदर से बाहर लाइट आ सकती है, तुम अंदर से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुम बाहर से अंदर नहीं जा सकते. मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है. assume that if this is a black hole, this is a white hole, तो ब्लैक होल से घुसो और व्हाइट होल से निकल जाओ. ऐसा एक वार्म होल होता है, तो वार्म होल मतलब बोलते हैं इट इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल, रियल में हमको मिला तो नहीं है अभी तक वैसे. तो वार्म होल क्या रहता है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ब्लैक होल, सो बीच में तो ब्लैक होल के वहाँ पे टनल पड़ता है जो हमें बहुत ज़्यादा लाइट मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करा देता है, लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ट्रैवल करा के एक व्हाइट होल से एस्केप कराता है, तो वो वार्म होल होता है. इट इज लाइक अ टनल. सो व्हाइट होल्स अपीयर इन द थ्योरी ऑफ इटर्नल ब्लैक होल्स. इटर्नल ब्लैक होल्स, वी नो आवर सन इज अ स्टार, बट व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्टार डाइज. तो भाई स्टार खत्म होता है तो क्या होता है? तो व्हेन स्टार डाइज और द फ्यूल एंड्स इन द स्टार, इट कैन बिकम, केसेस होते हैं 3 टाइप के, व्हाइट डॉर्फ, रेड डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार. तो भाई ये स्टार के फॉर्म्स ही होते हैं. व्हाइट डॉर्फ, सो इफ अ रेड जाइंट हैज इनसफिशिएंट मास टू जनरेट द कोर टेम्परेचर सच एज a star sheds its outer layers and forms a planetary nebula, it will leave behind a core which is remnant white dwarf. It is very dense. Its mass is comparable to that of Sun, while its volume is comparable to that of Earth. The nearest known white dwarf is Sirius B at 8.6 light years, the smaller component of Sirius binary star. Then we have red dwarf. A red dwarf is the smallest and coolest kind of star on the main sequence. Red dwarfs are by far the most common type of star in the Milky Way, at least in the neighborhood of the sun. But because of their low luminosity, individual red dwarfs cannot be easily observed. मतलब क्या रहता है इनका, ये इतने चमकते नहीं, इतने चमकीले नहीं होते, तो इनको थोड़ा मतलब ढूंढना मुश्किल पड़ता है, ऑब्जर्व करना मुश्किल पड़ता है. Then we have neutron star, a celestial object of very small radius, typically 30 km and very high density, composed predominantly of closely packed neutrons. Neutron stars are the smallest and densest stars, excluding black holes and hypothetical white holes. Quark stars and okay, what is this? Okay. So this is a neutron star and strange stars. Okay. So neutron stars are thought to form by the gravitational collapse of the remnant of a massive star after a supernova explosion, provided that the star is insufficiently massive to produce a black hole. So, are there any other celestial bodies? Let's see.
Quasars. So a quasar is any extremely luminous active galactic nucleus AGN, in which a supermassive black hole with mass ranging from millions to billions of times the mass of the sun is surrounded by a gaseous accretion disk. तो मतलब ये ऐसी अलग अलग चीजें बताई जा रही है कि ऐसी भी चीजें होती है, हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन स्टार्स के अलावा भी. द पावर रेडिएटेड बाय quasars is enormous. The most powerful quasars have luminosities thousands of times greater than a galaxy, such as a Milky Way. Okay. So finally, nebula. A nebula is a giant cloud of dust and gas in space. So nebula, more than one nebula, come from the gas and dust thrown out by the explosion of dying star, such as a supernova. इसमें बताना चाह रहे हैं कि जब स्टार्स होते हैं भाई, स्टार्स वगैरह मर जाते हैं तो उनमें एक्सप्लोजन होता है, तो उससे सुपरनोवा क्रिएट होता है और फिर there are chances of creation of nebula. Other nebula are regions where new stars are beginning to form. For this reason, some nebula are called star nurseries. The Orion Nebula, the brightest nebula in the sky. तो मतलब ये भी बोल सकते हो कि जो नेबुला होता है, नेबुला एक नर्सरी होता है, जैसे प्लैनेट नर्सरी में तो वहाँ पे पेड़ लगे उगते हैं, ऐसी चीजें होती है, तो यहाँ पर स्टार्स बनाए जाते हैं, स्टार्स उगते बनाए नहीं जाते, एक्चुअली उगते हैं. Then we have magnetar. A magnetar is a type of neutron star believed to have an extremely powerful magnetic field. The magnetic field decay powers to emission of high energy electromagnetic radiation. Okay, which star is known to be the densest? Neutron. Which star is known to be the coolest? Red dwarf. Name the Milky Way galaxy central black hole. Sagittarius. Okay, तो अब समराइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा. Okay, the Big Bang theory explains the evolution of universe. The evolution of universe is divided into two eras: radiation era and matter era. The first element created was helium and the second was hydrogen. Black hole. Black hole is a region of space-time where gravity is so strong that nothing, no particles or even electromagnetic radiation such as light, can escape from it. The theory of general relativity predicts that a sufficiently compact mass can deform space-time to form a black hole. Summary. Neutron star is the densest star. Red dwarf is smallest and coolest star. Magnetar star has extremely large magnetic field. Nebula is kind of neutron star. We live in Milky Way galaxy. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. तो वैसे चैप्टर अभी ये सेशन खत्म होता है यहीं पर. सो दिस वाज द एंड ऑफ सेशन 2 एंड अभी हमारे पास बहुत सेशन है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं हमारे पास. तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ाई को मजे में लो यार. इट इज फॉर नॉलेज. रटना नहीं तुम्हें कोई चीज, बस एक बार समझो, बढ़िया मजे करो. और इफ यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, रिसर्चर, देन यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स एंड दिस इज फन. पढ़ाई को यार मजे में पढ़ा करो और सबको दिखा दो कि हम पढ़ सकते हैं, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हमें रटने की जरूरत नहीं है कोई. इसी के साथ मिलते हैं. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.